हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबका मेरा प्रणाम। आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 का होगा केमिस्ट्री चैप्टर यानी यूनिट 2 होगा, और उसमें आज हम लोग जानेंगे जो परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो कुछ बातें हैं, जो कुछ मतलब टॉपिक है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। खास करके उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। अगर क्लास 12 में पढ़ते हैं और आप लोगों को मान लीजिए पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग घर बैठे आप लोग चाहे तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अपना बढ़िया मार्क पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट्स है, क्या है और कौन सा इम्पोर्टेंट है। आज जो भी इस वीडियो में हम लेक्चर देंगे या जो पढ़ाएंगे उस परीक्षा के हिसाब से क्या होगा, एकदम इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, कंजूसी नहीं चलेगी। वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 में क्या करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का केमिस्ट्री। ये हमारा इकाई 2 होगा। ठीक है ना। इस इकाई 2 में उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो परीक्षा के हिसाब से वह इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो सबसे इसमें जो पॉइंट पहला आएगा वह पॉइंट होगा विलयन किसे कहते हैं या विलयन की परिभाषा क्या है। तो हम इस वीडियो में वही जानेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन का परिभाषा एकदम सिंपल सी बात है। ऐसे विलयन की परिभाषा हम लिखे हैं ताकि आप लोगों को देखकर ही याद हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, ठीक है ना, मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। वही यौगिक क्या होता है, वह विलयन का काम करता है। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, या उसे हम विलयन कहते हैं। तो यार हम 1 मिनट में और 1 लाइन में याद हो जाएगा, बस देखिए और ये याद हो जाएगा। यह मेरा गारंटी है कि अब इसको देखेंगे जैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो याद हो गया, मेरे साथ बोलिए, विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो विलयन की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। याद हुआ कि नहीं, याद दम होकर ही रहेगा। ठीक है ना। तो हमने जाना क्या, विलयन की परिभाषा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे और इम्पोर्टेंट कौन सी लाइन है, उनको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं और उसके बारे में हम पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, द्विअंगी विलयन के 2 घटक होते हैं। हाँ दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। द्विअंगी विलयन के कितने घटक हैं, 2 घटक है। इसका अर्थ होता है इसमें 2 तत्व मिले हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी कहा जाता है। जिसमें 2 तत्व मिले होते हैं उसको द्विअंगी कहा जाता है। और उसके घटक कितने होते हैं, 2 उसके क्या होते हैं, घटक होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा घटक होता है। पहला कौन सा घटक होता है, पहला विलायक होता है। तो विलायक की परिभाषा क्या होती है, विलायक की परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि विलयन की वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। बस मेरे साथ आप लोग बोलिए दोस्तों, आप लोग को याद हो जाएगा। विलयन की वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और उसका जो दूसरा पार्ट है विलय, विलय की परिभाषा क्या होती है, इसको देखिए। विलयन की वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। एकदम क्लियर है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। दोनों एक दूसरे से क्या है, एकदम मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा बस खाली 1-2 शब्द का क्या है उसमें अंतर है। आइए देखिए, एक परिभाषा याद रखिए, दूसरा परिभाषा आपको वैसे ही याद हो जाएगा।
सिर्फ याद क्या रखना है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। आप लोग को बस इतना याद रखना है, इतना ही बातें याद रखना है, बाकी पूरा परिभाषा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो, विलय में उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, और मेरे ही साथ बोलिए आप लोग को भी याद हो जाएगा। बस कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एकदम याद होते चला जाएगा। ऐसे ही बस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको याद होना ही है, यह मेरा गारंटी है। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरे परिभाषाएं याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ताकि हम लोग को पूरा कंफर्म समझ में आ सके। जैसे आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, शरबत, शरबत का नाम सुने होंगे, और चाशनी का नाम सुने होंगे। शरबत और चाशनी दो का नाम सुने होंगे। तो शरबत में हमने क्या क्या मिक्सचर किया है, तो शरबत में पानी यानी जल होता है, जल, और उसमें नमक, नमक या शक्कर भी ले सकते हैं। तो हमने शरबत में क्या रखा है, जल और नमक। अब दोस्तों आप लोग ये बताइए, इस शरबत में पानी की मात्रा अधिक है या शक्कर की मात्रा या नमक की मात्रा अधिक है, तो इसमें क्या होगा, जल की मात्रा क्या है, अधिक है, और नमक की मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर। अब चाशनी में देखिए, चाशनी में क्या होता है, चीनी ले लेते हैं प्लस यहाँ पर जल। तो चाशनी में चीनी और जल में देखेंगे तो इनमें से सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो चीनी की है, और जल की मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलय कहते हैं। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको एक परिभाषा भी याद हो गया होगा। इस एग्जाम्पल से आपको पूरा कन्फर्म हो गया, ये पूरा समझ में आ गया, और मुझे भी विश्वास हो गया कि आप लोग को इसका परिभाषा याद हो गया। बस ऐसे ही पढ़िए दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ना एकदम इजी हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए, और जिस तरह मैं बोलता हूँ वैसे आप लोग भी बोलिए, केमिस्ट्री आपको एकदम दिमाग में चलेगी। क्लियर। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और अगले पॉइंट्स के क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा ये है, विलयन की सांद्रता इकाई क्या होती है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो विलयन की सांद्रता इकाई क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो विलयन की जो सांद्रता इकाई होती है क्या क्या होती है, इस पर आप देखिए, मोलरता होता है, पहला जो इसकी सांद्रता इकाई क्या होती है, मोलरता होता है, दूसरा मोलता होता है, और तीसरा मोलों का अंश होता है, और चौथा नॉर्मलता होता है, और पांचवा प्रतिशत का द्रव्यमान, और अगला छठवा प्रतिशत का आयतन होता है। मेरे ही साथ बोलिए दोस्तों, आप लोग को याद होते चला जाएगा, और मेरा यही मकसद है कि आप लोग को हम याद करवा दें। आप लोग को याद होना है तो होना है, मुझे भी विश्वास हो गया है कि आपको याद हो गया है। विलयन की सांद्रता इकाई क्या होती है, मोलरता पहला, दूसरा मोलता, तीसरा मोलों का अंश, ठीक है ना, यानी मोल का अंश, चौथा नॉर्मलता, ठीक, नेक्स्ट प्रतिशत का द्रव्यमान, और प्रतिशत का आयतन होता है। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो आप लोग को ये सारा पॉइंट्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ताकि हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, कॉपी में लिखना है, और सीधी कर इसको याद करना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते इसको थोड़ा समझें, आखिर ये है क्या, क्योंकि मोल के बारे में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, क्योंकि यह मोल जो है आगे चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ेगा, इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। जितने पॉइंट्स हैं इन सब में मोल का ही अधिक महत्व होगा, और इसके बारे में हमको जानना जरूरी होगा। अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम जाकर आगे फंस सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानकर कंसेप्ट जो है इसको ले लेते हैं, बाकी किसी प्रकार का कंफ्यूज ना रह सके।
मोल को हम n से दर्शाते हैं दोस्तों। मोल को किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। और इसकी परिभाषा पदार्थ की इकाई की मात्रा को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं दोस्तों। पदार्थ की इकाई की मात्रा को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर के समझा जाए तो 1 दर्जन का आप लोग नाम सुने होंगे, 1 सैकड़े का नाम सुने होंगे, 2 सैकड़े का नाम सुने होंगे। उसी में से मैं 2 कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हूं ताकि आप लोग समझ सकें और इसको याद कर सकें। तो 1 दर्जन अगर यदि बोला जाए तो 1 दर्जन यदि बोलते हैं तो उसमें 12 उसमें कुछ भी होंगे। अगर 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। अगर यदि केले लेते हैं तो 1 दर्जन में कितने केले आएंगे? 12 आएंगे। उसी प्रकार 1 सैकड़ा यदि बोला जाए तो उसमें कितने आएंगे? 100 आएंगे। अगर 2 सैकड़ा बोला जाए तो उसमें कितने आएंगे? 200 आएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर यदि 1 मोल बोला जाए तो उसमें मोलों की संख्या कितनी आएगी? 6.023 गुणा 10⁻23 आएगा। यह कण उतना छोटा है जितना कण हमारे आंखों से दिखाई देता है, उससे वह कई गुना छोटा कण है जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल। ये अवगांद्रो का नियम भी कहता है और इसे अवगांद्रो के नाम से भी जानते हैं। तो 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। इसको याद कर लेना है क्योंकि यही बार बार रिपीट होगा। आइए अब इसका हम कुछ सूत्र के बारे में देखते हैं और सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सूत्र दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र एकदम इजी हैं और तीनों सूत्रों को आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे जैसे हम बढ़ेंगे यह सूत्र का काम लगेगा। आइए देखते हैं पहला सूत्र क्या है। पहला सूत्र है n = W/n। घबराइए मत, इन सबका हम अर्थ बताएंगे कि सबका अर्थ क्या होता है, लेकिन पहले इन सूत्र के बारे में आप लोग जानिए। तो पहला सूत्र है n = W/m, n = n0/n दिघात पावर a और n = v/22.4। ये 3 सूत्र हैं दोस्तों। तीनों सूत्रों का आपको क्या करना है? याद करना है। आइए इन सबको हम तोड़कर बता देते हैं कि इन सबका अर्थ होता क्या है, तब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, n का मतलब क्या होता है? मोल होता है। पहले हमने लिख दिया n से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो n का मतलब मोल होता है और W का मतलब होता है ग्राम में द्रव्यमान। दोस्तों याद रखना है, ग्राम में क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है ना? अगर W कहीं रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ग्राम में जो इकाई होता है उसकी मात्रा होती है, उसका हमको द्रव्यमान लिखना है। m अगर दिया रहेगा तो m = परमाणु भार होता है या अणुओं का भार होता है। ठीक है ना? परमाणु भार होता है या अणुओं का क्या होता है? भार होता है। ये चीज आपको याद रखना है, इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं। n0 का मतलब होता है कणों की संख्या। ठीक है ना? n0 का मतलब होता है कणों की संख्या और Na का मतलब होता है अवगांद्रों का संख्या। यानी जो हम ये अवगांद्रों का संख्या आप लिखे हैं उसी संख्या को Na अवगांद्रों की संख्या के नाम से जाना जाता है और इसी संख्या को हमने यहाँ पर डिनोट किया है। ओके, अब V = क्या होता है? STP पर गैसों का आयतन होता है दोस्तों। STP पर गैसों का आयतन होता है। अब इसका फुल फॉर्म हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। सिर्फ हमको याद रखना है इस 3 फार्मूला और क्या क्या उनका होता है अर्थ, इसके बारे में जानकर रखना, क्योंकि अभी जो हमको काम में लगने वाला है पहला ही फार्मूला हमको लगेगा। जब आगे जैसे बढ़ेंगे तो दूसरे तीसरे फार्मूले में आएंगे तो ये भी आएगा, इसमें बताया जाएगा। आई होप कि यह पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए होंगे तो फिर से इस वीडियो को देखिए, यह पॉइंट्स क्लियर होना ही है। यह मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप लोग को याद हो गया है तो हो गया है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, उसमें से हम पहला आज पॉइंट लेंगे जो पहले के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मोलरता। पहला हमारा जो पॉइंट है क्या है, मोलरता। उससे उसको हम किससे मतलब दर्शाते हैं, याद रखिएगा एन से उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं किसको, मोलरता को। आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। प्रति लीटर या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय
कि मोलों की संख्या को विलय की मोलता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विलय की मोलता कहते हैं। 1 लीटर हो या प्रति लीटर कह दो, 1 लीटर के बदले प्रति लीटर आप कह दो। विलयन में उपस्थित, उसके विलयन में क्या उपस्थित जो विलय की मोलों की जो संख्या है उसे विलय की मोलता कहते हैं। याद हो गया ना दोस्तों? याद तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे इजी प्रोसेस, ऐसा इजी परिभाषा फिर कहीं नहीं मिलेगा आपको। मोलता का परिभाषा क्या है? तो दोस्तों आप लोग लिखिए, प्रति लीटर या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलय की मोलता कहते हैं। याद हो गया? आइए आगे देखते हैं। इसका याद रखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक एक हम यहाँ पर हम रखे हैं, जो आप लोगों को सबसे लाभदायक होगा और सबसे आप लोग को फायदा होगा। आप लोग को याद कैसे रखना है? देखिए शॉर्ट ट्रिक में से देखिए, ABWMV हमने सबका क्या किया? यहाँ पर अर्थ लिख दिया। A से कैसे याद रखना है? विलायक। B से कैसे रखना है? विलय। W से ग्राम में या द्रव्यमान, और M से अणु भार, और V से आयतन। याद कैसे रहना है? याद ऐसे रखें, A से विलायक, V से विलय, W से ग्राम में द्रव्यमान, और M से अणु के भार या अणु में भार, और V से आयतन। अब इसी को समझने के लिए दोस्तों एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल स्पष्ट करेगा कि हमको याद हो गया है। आइए देखते हैं। अगर WA लिखा रहेगा दोस्तों, तो ये क्या कहता है कि A क्या कहता है? A माने A का द्रव्यमान क्या होता है? जैसे हम लोग पहले में पढ़े थे, विलायक को हम किससे दर्शाते हैं? A से, और विलय को B से दर्शाते हैं दोस्तों। विलायक को A से और विलय को B से दर्शाते हैं। तो वही कह रहा है कि WA यानी A का द्रव्यमान क्या होता है? A का द्रव्यमान लिखिए। फिर कहता है कि WB का द्रव्यमान क्या होता है? तो वही B का यानी विलय का द्रव्यमान क्या होता है, उसको यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार दोस्तों MA है, तो इसका क्या होगा? MB है, इसका क्या होगा? VA है, इसका क्या होगा? और VB है, इसका क्या होगा? बस दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो प्रोसेस यहाँ पे है वही प्रोसेस यहाँ पे बार बार रिपीट करेगा। अरे A का जो मान है वही लिखना है, B का जो है उसको लिखना, A वही फिर B वही। आई होप के पॉइंट्स ये क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, और आपको याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप और क्लास 12 में केमिस्ट्री चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह एकदम इजी प्रोसेस में एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री आपको सिखाया जाता है इस चैनल पे, ताकि आप लोगों को फिर कहीं दिक्कत ना हो। एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में, फिर दोबारा कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।